हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित नायर। वेलकम बैक हो गया आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 2, रेस्पिरेशन, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो भाई साहब, अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भाई इस सीरीज़ में हम रिविज़न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम डिटेल में भी पढ़ रहे हैं। ओके, ये पीपीटी बहुत मेहनत से बनती है, तो भाई प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसा ही रिच कंटेंट आपके पास आता रहे और आपके पास वो जो तुम देखते रहते हो ना, वो ना आए। समझे? ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक्स। रेस्पिरेशन का मतलब, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि फूड जो है वो सेल्स के अंदर रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन का मतलब, जब हम खाना खाते हैं, जब उसको हम एनर्जी के फॉर्म में बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। समझे? रेस्पिरेशन में खाने को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, इसका प्रोसेस कैसा होता है ये देखो। खाने में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन, मतलब जो हम लेते हैं अंदर, उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एनर्जी बनता है और वाटर भी बनता है। ये है अच्छी सी डेफिनेशन, ये आप याद कर लीजिए। ओके, देन आता है रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो भाई साहब, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 3 टाइप्स के होता है, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार, सन, कुछ भी लगा लो, ये कम पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो भाई मैं बहुत ही सिंपल ब्रेकडाउन आपके लिए लाया हूँ। सोचो, ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है, अच्छे सफिशिएंट है, तो भाई साहब क्या होगा? ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो पहले ब्रेकडाउन होगा पायरोवेट के अंदर, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रेजेंस है, पूरी इनफ अमाउंट में है, तब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी फॉर्मेशन करेगा। एनर्जी कितनी? 38 एटीपी। ओके, फिर अगर ऑक्सीजन जितना चाहिए उससे कम है, थोड़ा थोड़ा, तो भाई साहब ह्यूमन मसल्स में क्या होता है? ह्यूमन मसल्स में क्या होता है? ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है। एनर्जी कितनी? 2 एटीपी की। ओके, 2 एटीपी की एनर्जी बनती है। ये देखो, ये 2, ये एटीपी। फिर अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, तब क्या? तब वो ईस्ट सेल में होता है। ईस्ट सेल में क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो मोटा मोटा हर ट्रिक क्या है इसकी? मोटा मोटा तीनों में एनर्जी लिख दो। कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में होता है, इन दोनों में नहीं होता। फिर इसमें लैक्टिक एसिड, इसमें एथेनॉल, इसमें वाटर। समझे? इतनी सी चीज़ें हैं। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना आया। ओके, तो भाई साहब ये हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए थे। तो भाई ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब, जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब फुल्ली ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तब उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके ओके, इसमें 38 एटीपी फॉर्म होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होता। फर्मेंटेशन के प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होता है फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट सेल में होती है। इसमें क्या होता है? इसमें साइटोप्लाज्म में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें साइटोप्लाज्म में एनर्जी बनती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन दूसरा टाइप होता है ह्यूमन मसल्स में, जिसमें भी साइटोप्लाज्म से ही डिवाइड होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो फर्मेंटेशन, थोड़ा थोड़ा है तो ह्यूमन मसल्स वाला। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और अगर ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा है तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। समझे? फिर आता है ये वाला टेबल, ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। तो भाई साहब देखो, ब्रीदिंग है फिजिकल प्रोसेस है या मैकेनिकल प्रोसेस है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा ब्रीदिंग कहाँ होता है? आउटसाइड सेल्स। ब्रीदिंग एक्सर्गोनिक, मतलब आउटसाइड सेल एक्टिविटी है, सेल के बाहर होता है। रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है भाई साहब। ओके, फिर ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग में एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होता,
बल्कि एनर्जी का कंजप्शन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में उसका उल्टा होता है, एनर्जी का कंजप्शन ना होकर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एंजाइम्स, ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, रेस्पिरेशन में एंजाइम्स होते हैं। तो मोटा मोटा क्या है, रेस्पिरेशन एक केमिकल टाइप की प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। जो हम सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। और जब उस सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन जो काम करती है उसको हम जो ये प्रोसेस करती है, ये वाला जो मैंने दिखाया, ये वाला जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझे? तो इतना सा है ये डिफरेंस, इसी में लोग डरते रहते हैं, पता नहीं क्यों। फिर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। तो भाई साहब ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने लिख लिया है यहाँ। पहले आते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स का मतलब हमारे ये होते हैं, हमारा जो नाक में 2 होल्स है ना, उसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। इनमें फाइन एयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारे एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाते। डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाते। रिपीट विद मी, डस्ट पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं आते। फिर डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है और माइक्रोब्स भी होते हैं, वो भी नहीं जाते भाई साहब। तो म्यूकस और फाइन हेयर का ये काम है। इस फाइन हेयर का नाम अगर आपको पूछे कोई, तो आप बोल देना इसका नाम होता है सीलिया। इसका नाम होता है सीलिया। ओके, इसका नाम होता है सीलिया। ओके, ठीक है भाई साहब। सब मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सीलिया। ओके, ये हाईलाइटेड पोर्शन याद रखिएगा, यह हाईलाइटेड पोर्शन ज़रूर याद रखिएगा। ओके, फिर आता है फायरिंग्स और लायरिंग्स। क्या होता है? फायरिंग्स मतलब जो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। आपको पता होगा हमारे बॉडी में बकल कैविटी जो होती है, उसके बाद आता है 2 पार्ट्स। उसके बाद आता है 2 पार्ट्स। हमारे नोज और माउथ एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं। सोचो ये तुम्हारा नोज से ट्रैक्ट है, ये हमारे माउथ से ट्रैक्ट है, ये एक ही जगह पर ऐसे जॉइंट हो गए रहते हैं, जहाँ से कि जो फूड होता है वो एक जगह और रेस्पिरेशन जो होता है एयर वो एक जगह चली जाती है। इस वजह से आपने केसेस भी सुने होंगे कि फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। क्यों जाता है? क्योंकि एक कॉमन पैसेज होता है। समझे? तो भाई ये है कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया मेरे हिसाब से। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप। इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। सॉरी, लायरिंग्स भूल गया ना। लायरिंग्स का मतलब जो हमारे अंदर वॉइस बॉक्स होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? उसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है। ओके, तो इसकी की वजह से हम बोल पाते हैं। इस वजह से मैं यहाँ क्लास भी कर पा रहा हूँ। तो ऐसा फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब विंड, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती है, जो कि एयरवे को कोलैप्स ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एयरवे को कोलैप्स ना कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। देखो भाई साहब, ये आया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, इधर फायरिंग्स लायरिंग्स, फिर ऐसा करके ये डिवाइड हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाई। ये होता है ब्रोंकाई, ये होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई 2 होते हैं। फिर ब्रोंकाई के बाद कुछ छोटे छोटे बनते हैं, उसको हम बोल देते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर लास्ट में आता है एल्वियोलाई। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एल्वियोलाई को लेके काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। मैंने लास्ट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच किया है एल्वियोलाई को लेके। तो भाई साहब इसको ध्यान से देखो। ये कुछ टाइनी बलून्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बलून सैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड में लगे होते हैं। ये इनके अंदर लार्ज सरफेस एरिया होती है, ताकि ये गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा कर सके। ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज करने के लिए लार्ज सरफेस एरिया। ये एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज से घिरे होते हैं। फिर ये ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। तो भाई साहब अब हमने ह्यूमंस के देख लिया रेस्पिरेशन। फिर भाई साहब देखते हैं एक्वाटिक एनिमल्स क्या क्या हाल है। तो भाई साहब एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन बींग से बिल्कुल ही अलग होती है। एक्वाटिक एनिमल्स में जो ब्रीदिंग रेट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हम ह्यूमंस। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि देखो पानी क्या बना है H2O से। हमारे एनवायरनमेंट क्या है O2।
तो भाई साहब हमारे एनवायरनमेंट में ये देखो दो दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है। ये ट्रिक है, ऐसा है नहीं, है नहीं, लेकिन भाई ये ट्रिक है। हमारे ये O2 लिखते हैं, इस वजह से हमारा दो है, इधर एक ही है, इस वजह से ये लेते हैं। ये ट्रिक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। एक्चुअल रीज़न भी यही है कि कम ऑक्सीजन होता है, लेकिन इस वजह से नहीं होता कि उधर H2 और इधर O2। क्यों क्यों कम होता है? क्योंकि भाई पानी में हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, इस वजह से ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन काफ़ी होता है, इस वजह से वो ब्रीदिंग रेट इनका ज़्यादा होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। और फिर रेस्पिरेटरी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर गिल्स नाम के कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो कि वाटर से भी ऑक्सीजन को ले पाते हैं। वो लोग नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, समझे? और ह्यूमन्स में उसका उल्टा है। ह्यूमन्स में नोज होता है या कुछ और होता है, जिससे कि हम एयर से तो ले सकते हैं, लेकिन वाटर से नहीं ले सकते। ओके, तो यही सब होता है। देन फिर आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो भाई साहब, प्लांट्स में रेस्पिरेशन 3 टाइप से होते हैं। पहले लीव्स। लीव्स में आपको पता है स्टोमाटा होता है, हमने पहले पार्ट में देखा था। नहीं देखा तो भाई साहब जाके देख लो, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लास्ट में अटैच किए थे। तो भाई साहब स्टोमाटा से गैसेस एक्सचेंज होती है, तो इस इधर से लीव्स से होती है। स्टेम्स में लेंटिकल्स नाम के कुछ ओपनिंग्स होते हैं हमारे स्टेम में। स्टेम है, इधर कुछ ओपनिंग्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स, ओके, इसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स, जिसकी मदद से कि इस स्टेम से भी हो जाती है रेस्पिरेशन। फिर आते हैं रूट्स मतलब कुछ जनरल और सरफेस सफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रैप्ड इन सॉइल, समझे? मतलब ये जो जनरल रूट के सरफेस होती है, वो पता है हमको सॉइल के अंदर होती है। तो भाई सॉइल के अंदर भी तो ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन को रूट अपने तरफ से ले जाती है प्लांट्स में, सॉइल के ऑक्सीजन को ले जाती है प्लांट्स ऊपर। इसी वजह से रूट से भी ऑक्सीजन जाता है उनके पास, इस वजह से रूट से भी रेस्पिरेशन होता है। फिर हम देखते हैं कि प्लांट्स में जो होता है डे नाइट रेस्पिरेशन अलग अलग होता है। तो भाई साहब देखो, प्लांट्स में डे के टाइम पे वो ऑक्सीजन लेते हैं, ये नहीं है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन एलिमिनेट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन नाइट के टाइम पे उसका उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, समझे? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस वजह से आपका एक सवाल आता है कि रात में पेड़ के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए? इस वजह से, क्योंकि प्लांट अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो आप शायद ऐसे सोए हो खटारे मार के, उसका सपना देख के, और उसके बाद अगले दिन शायद आपकी बॉडी ना रहे। तो इसी वजह से हमको सजेस्ट किया जाता है कि पेड़ के अंदर नहीं सोना चाहिए रात के वक्त खासकर, समझे? फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक्स बस थोड़ा सा ही लाया हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ है। ओके, तो वैसा ट्रांसपोर्टेशन देखो, ट्रांसपोर्टेशन डिलीवर्स ऑक्सीजन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट। हार्मोन्स हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, इस वजह से बने रहो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको ज़रूर दिखाऊंगा और मैं आपको रिलेट करके भी दिखाऊंगा। मेटाबॉलिक वेस्ट, फिर जो बॉडी के अंदर ये सब के सब ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मतलब देखो भाई साहब, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी है, फिर न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, ये सब के सब है। लेकिन ये क्या हमको बस एक ही जगह चाहिए? न्यूट्रिएंट्स तो किधर बनते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। तो क्या बस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी एनर्जी रहती है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है, इसकी वजह से हमारा जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सारे के सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में। फिर देखो भाई साहब, सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड के कंपोजिशन देख लेंगे। तो भाई देखो, ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, ब्लड और भी चीज़ों से बना होता है, सिर्फ प्लाज्मा से नहीं। प्लाज्मा से मेनली बना होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स भी बोलते हैं, और एक और नाम इनको दिया जाता है जो कि है एंथ्रोसाइट्स। और फिर आता है वाइट ब्लड सेल WBC,
WBC फाइनल नहीं, क्रिकेट लवर्स कंट्रोल कंट्रोल भाई कंट्रोल। WBC फाइनल नहीं, वो तो WTC होता है, तुम्हें बस वही याद होता है नहीं भाई। इंडिया तो क्वालिफाई करने से रही, लेकिन हम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे 10th के रिजल्ट के लिए। तो भाई साहब इस वजह से पढ़ लो, सारों रील चलाते रहे तो शर्म कर लो थोड़ी। तो भाई साहब ल्यूकोसाइट्स कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को। वाई देखो भाई साहब, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है और ये विस्कस फ्लूइड होता है, जिससे कि 90 जो कि 90 to 92% पानी से बना होता है। और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का 55% पोर्शन इसी से बना होता है। इससे क्या होता है, इससे जो फूड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन, सारे की सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा की ही वजह से। फिर आते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देखो कनेक्ट करा रहा हूँ, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन में काम करता है। कैसे काम करता है भाई साहब, जो एल्वियोले होता है उसके साथ जो एक्सचेंज होता है गैस का ब्लड के साथ, वो कराता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बिना वो होता ही ना, समझे। तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए, समझे। तो भाई साहब देन आता है WBC। WBC क्या करता है, बॉडी डिफेंस में काम आता है। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बॉडीज करता है WBC। फिर ये फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। मतलब WBC मेनली बॉडी को डिफेंस करता है, बॉडी का आर्मी है WBC। फिर आता है प्लेटलेट, जो कि ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब जब हमको कोई घाव होता है तो वो घाव अपने आप भर भर के हमारी नई स्किन प्रिपेयर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उधर पहले क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक लेयर चढ़ जाती है जिसको हम क्लॉट बोलते हैं। तो वो क्लॉट भर भर के हमारा नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो वो कौन कराता है, प्लेटलेट कराता है। थैंक यू बोलो भाई साहब। जब भी तुम क्रिकेट खेलने जाते हो और घाव करके आते हो तो मम्मी तो मारती है, लेकिन ये बचाता है। तो इसकी वजह से लाइक कर दो भाई साहब वीडियो को, हैं क्या बोलूँ। फिर आता है इसका एक और नाम, इसका साइंटिफिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, समझे, थ्रोम्बोसाइट्स। ये एंथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मार्क्स के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैं लेके आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2024 का, ये 23 का, फिर यहाँ 22 का, 20 का, 19 का, 18 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब। इनको ज़रूर करके जाना। मैं लास्ट में अटैच कर लूँगा जो हमारी होती है फ़ोटोज़, स्क्रीनशॉट्स, वो मैं अटैच कर लूँगा लास्ट में। आप उससे इनको उतार भी सकते हैं या तो याद भी कर सकते हैं भाई साहब। मेन मोटिव आपका याद करना। और इस वजह से साइनिंग ऑफ विद दिस। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना ताकि मेरा दिन बना रहे और आपका दिन भी बना रहे। आप एक प्यारा सा कमेंट करोगे तो मेरा भी दिन पॉजिटिव रहेगा, आपका भी दिन पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव कमेंट करोगे तो भाई साहब मेरा भी दिन नेगेटिव रहेगा, आपका भी नेगेटिव रहेगा। इस वजह से पॉजिटिव चीज़ें करते रहो, ज़िंदगी में खुश रहो, बहुत ही शानदार तरीके से जियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ रिवाइज कर देना यार, ऐसा नहीं है कि आप इसको लेक्चर की तरह, आप इसको भजन की तरह सुन लिए फिर भूल गए भाई साहब, नहीं यार। प्लीज़ रिवाइज करते रहना। एक कोड है हमारा, रिपीट एंड रिवाइज। अगर आप 50% पढ़ते हैं, 50% रिवाइज करके जाते हैं तो आपके 70 मार्क्स आएंगे। लेकिन आप 100% पढ़ते हैं और रिवाइज 0 करते हैं तो भाई साहब ये दोनों मिला के 100, ये दोनों भी मिला के 100, लेकिन आपके मार्क्स सिर्फ 50 ही आएंगे। तो भाई साहब 50 के अलावा 70 मार्क्स लाने हैं तो भाई रिवाइज पक्का करना। और थैंक यू, साइनिंग ऑफ विद दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और भाई जो लेट हुआ है उसको कवर करना है। थैंक यू। बैकलॉग्स बिल्कुल भी मैंने रखने, इसको भेज देना वीडियो। मैं एक शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगा जिधर कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।